जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में हम लोगों ने आविष्कार तथा जीव वैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चन किए थे और मिसलेनियस का भी दोस्तों थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज हम क्या करेंगे, मिसलेनियस से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे और बायोलॉजी को आज क्या करेंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पौधे की वृद्धि, विकास और उत्पन्न फसल हेतु अधिक अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करने हेतु मिट्टी या भूमि को ढकने की प्रक्रिया है। मिट्टी या भूमि को ढकने की प्रक्रिया है। तो देखिए दोस्तों, किसान लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब उसे अच्छी फसल की वृद्धि अगर करवाना हो या विकास करवाना हो तो मिट्टी को ढक दिया जाता है। मिट्टी को क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। और उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है दोस्तों, मल्चिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मल्चिंग कहा जाता है। तो ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। डैश मांसाहारी पौधा नहीं है, मांसाहारी पौधा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, अगर मांसाहारी पौधा की बात करें तो यहाँ पे दिखने में ये टाइगर लिली है। क्या है, टाइगर लिली। सिर्फ ये टाइगर देखने को है, लेकिन ये है क्या, ये मांसाहारी नहीं है। ये क्या है, मांसाहारी नहीं है। तो ये क्या है दोस्तों, मांसाहारी नहीं है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों ये क्रैस्क्रू, क्रैस्क्रू और संडियो और मंडी कप जो होता है वो क्या करता है, जैसे कि जो फूल में इस प्रकार का होता है और जब आता है, ये इस प्रकार का होता है, और जब कोई कीट भक्षी आता है तो वो क्या करता है, ये बाहर से बंद कर लेता है। ये क्या होता है, बंद कर लेता है और उसे अंदर ही रख लेता है और उससे क्या करता है, उससे आकर्षित कर करके उसे क्या करता है, अंदर में ही पचा लेते हैं और उससे रस वगैरह जो होता है उससे अवशोषित करते हैं। बांस में फूल आना डैश का कारण बनता है, डैश का कारण बनता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बांस में अगर अधिकतर फूल आ जाता है दोस्तों, पहली बात तो बांस में फूल जल्दी से नहीं आता, लेकिन अगर फूल आता है तो वो चूहों की मतलब चूहों की आबादी को क्या करता है, वृद्धि हो जाता है। यानी कि बांस के आसपास चूहे ज्यादा घूमने लगते हैं। तो यानी कि चूहों की आबादी में वृद्धि को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, चूहों की आबादी में वृद्धि को दर्शाता है। एक मृत मानव शरीर के विच्छेदन और अध्ययन के लिए चिकित्सीय कानूनी यानी कि मेडिको लीगल नाम क्या है, मेडिको लीगल नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम क्या जानते हैं कि जो हमारा विच्छेदन का मतलब क्या होता है, किसी शरीर के मांस को क्या वहां पे अगर चेक करवाना, यानी कि लीगल तरीके से, लीगल तरीके से दोस्तों, कानून के जैसे कि कोई एविडेंस हमें मिलता है किसी का, तो उस एविडेंस को साक्ष्य या साबित करने के लिए कि ये उसी का एविडेंस है ना, है या नहीं है, तो उसकी जो मांस होता है उसके शरीर से कानूनी तरीके से लिया जाता है और उसको चेक किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, ऑटोप्सी कहलाता है, ताकि दोषी वो है या नहीं है वो साबित किया जा सके। और एक होता है दोस्तों बायोप्सी। क्या होता है, बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या होता है, जो कैंसर जब किसी को हो जाता है तो उसके शरीर पे जिस अंग में कैंसर होता है उस अंग से क्या किया जाता है, एक छोटा सा शरीर का मांस का टुकड़ा लिया जाता है और उसे लैब में टेस्ट किया जाता है, वो क्या कहलाता है, बायोप्सी कहलाता है। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा पर मोम जैसे पदार्थ की परत पाई जाती है, यह पदार्थ है, यह पदार्थ है। तो देखिए दोस्तों, अगर सेलुलोज की बात करें तो पेड़ पौधे में जितनी भी कोशिकाएं जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और लिग्निन की बात करें दोस्तों, जो नारियल होता है हमारा, नारियल का जो बाहरी आवरण या कवर होता है, जो जूट जिसे कहते हैं, वो उसमें क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है। क्या होता है, लिग्निन पाया जाता है। यहाँ पे एक क्यूटिन की बात करें दोस्तों, जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उसमें जो बाहरी त्वचा में होता है वो क्यूटिन पाया जाता है। क्या होता है, क्यूटिन पाया जाता है। तो डी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीचे एक अभिकथन ए और एक कारण दिया गया है। अभिकथन ए, केंचुए कृषि के लिए उपयोगी नहीं है, गलत। ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल गलत है। हम जानते हैं कि केंचुए जो हमारा है, क्या है, क्या होता है, वो बहुत उपयोगी होते हैं किसान के लिए। किसान का मित्र भी केंचुआ को कहा जाता है। तो पहला कथन यहाँ अभिकथन जो कहा गया है बिल्कुल गलत है। केंचुए मिट्टी को महीन कणों में तोड़ देते हैं और उससे नरम करते हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों, ये बी कथन बिल्कुल, कारण जो है बिल्कुल सही है, कारक सही है, लेकिन कथन जो ए में बोला गया है वो गलत है।
वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ए सही है, बिल्कुल गलत, ए हमारा क्या है, गलत है। ए गलत लेकिन आर सही है, तो ए गलत आर सही है, बी नंबर का सही आंसर होगा। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या आने की दोस्तों देखिए, अगर खारे पानी में कोई पौधा पैदा लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, हेलोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलोफाइटा कहा जाता है। और अगर किसी कोई जल में कोई पौधा पैदा लेता है तो उसे हाइड्रोफाइटा, हाइड्रो का मतलब ही होता है दोस्तों जल, तो जल में जो पैदा लेता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइटा कहते हैं, उसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं। डैश एक मोनोकोट है। मोनोकोट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जिसमें एक बीजपत्री होता है, क्या होता है, एक बीजपत्री होता है, उसे क्या कहते हैं हम, मोनोकोट कहते हैं। और जिसमें दो बीजपत्री होता है उसे डाइकोट कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाइकोट कहते हैं जी। तो मोनोकोट के अंदर क्या आता था दोस्तों, साइकस वगैरह जो आता था, जैसे मकई हो गया, ये हमारा किस में आता है, मोनोकोट में आता है। लेकिन डाई मोनोकोट में क्या आता है, दाल हो गया, चना हो गया, आम हो गया, ये सब डाई मोनोकोट में आता है। तो यहाँ पे मोनोकोट की बात करें तो जो फेबियोपेडियम है, पेडिलम है, सॉरी फेफियोपेडिलम जो है, फेफियोपेडिलम जो है वो क्या होता है, मोनोकोट है। क्या है, एक मोनोकोट है। बाकी ये दोनों तीनों जो है हमारा क्या है, डाइमोनोकोट है। डैश एक परजीवी पौधा है, डैश एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो दूसरे पौधे पे या पेड़ पे आश्रित होता है, क्या होता है, दूसरे पेड़ या पौधे पे आश्रित होता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, परजीवी पौधा कहलाता है, परजीवी पौधा कहलाता है। तो लीच की बात करें दोस्तों, तो लीच और टीक ये सब क्या होता है, ये परजीवी पौधे नहीं है, ये क्या है, परजीवी पौधे नहीं है, ये सेल्फ डिपेंडेंट पौधे हैं। तो यहाँ पे डी नंबर का जो कसकुट होता है वो परजीवी पौधा होता है, क्या होता है, परजीवी पौधा होता है। और ये जो कसकुट की बात करें दोस्तों, ये क्या होता है, जिस तरह बबुल का होता है ना, बबुल का पौधा या कीकर, उसी प्रकार ये होता है, उसी प्रकार का जाल के रूप में ये होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है, बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं कि तरबूज में बीज पैदा होता है, बिल्कुल होता है, आम में भी बीज पैदा होता है, सरसों में भी बीज पौधा होता है, लेकिन चमेली का जो फूल होता है उसमें बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है, पाचन की रूप की पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं, जब पाचन हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो किस में होता है, केमिकल फॉर्म में होता है। तो रासायनिक ऊर्जा हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा क्या हमें पाचन में क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी का जरूरत है क्या, काइनेटिक एनर्जी का जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं। उसमें ऊर्जा की जरूरत है क्या, हालांकि दोस्तों उसमें ऊर्जा में हमारा पाचन में थोड़ा बहुत ऊर्जा निकलता है, ये सही है, लेकिन रासायनिक ऊर्जा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिक मात्रा में निकलता है। उष्मा ऊर्जा ऊर्जा हमारे श्वसन के दौरान होती है। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है, गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। तो देखिए दोस्तों, जो सुबेरिन होता है दोस्तों, सुबेरिन होता है, उसमें सुबेरिन नाम का एक लेयर पाया जाता है जो पानी को प्रवेश करने से रोकता है। कॉर्क में, कॉर्क सेल में जो कॉर्क की कोशिका जो होती है उसमें पानी जाने से कौन रोकता है, सुबेरिन रोकता है। तो डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर पर दवाओं के मानव शरीर पर दवाओं के क्रियान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित में से मिलान करें, से मिलान करें। यानी कि दोस्तों, दवाओं का जो काम करता है तो उसमें कौन कौन हमारे इसमें एक्टिव होता है, कौन कौन एक्टिव होता है। तो देखिए दोस्तों, एंजाइम हमारा, हम क्या जानते हैं दोस्तों, एंजाइम एंजाइम जो हमारा होता है वो कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। जिसके बारे में हम जो जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसी का मिलान करेंगे। तो एंजाइम को हम क्या जानते हैं, जो एंजाइम होता है वो एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। कैटलिस्ट या तो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, जो किसी भी अभिक्रिया को तेज या कम करने का काम करता है। तो एंजाइम क्या है, यहाँ पे एक उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स की बात करें दोस्तों, तो वो प्रोटीन प्रोटीन को रिसेप्टर्स के एक रूप में काम करता है। क्या करता है, प्रोटीन को। और शामक हमारा क्या है दोस्तों, शामक, अगर शामक की बात करें दोस्तों, ये एक दवा के रूप में होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है।
नर्वस सिस्टम को क्या करता है, नर्वस सिस्टम को क्या करता है, ये प्रभावी बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे शामक का ए हो जाएगा, यानी कि एक का क्या हो गया सी, और बी का क्या हो गया ए, और तीन का क्या हो गया, सॉरी दो का क्या हो गया ए, और तीन का क्या हो गया बी, यानी कि पहला का सी। तो पहला का सी किसमें किसमें, एक ही ऑप्शन है, तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से मृत पशु को या किसी अन्य पशु द्वारा मारे गए पशु के शव को जब कोई अन्य पशु भक्षण करता है तो यह संबंध कहलाता है। देखिए जब कोई पशु भक्षण करता है, जैसे कि कोई जीव मर गया, कोई जानवर मर गया, और उस जानवर को किसी दूसरे जानवर द्वारा भक्षण किया जाता है या खाया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मुर्दा को खाता है, मुर्दाखोर उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुर्दाखोर बोलेंगे, या तो उसे डिकम्पोजर भी हम कह सकते हैं, मुर्दाखोर या तो डिकम्पोजर। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामान्यतः किसी प्राणी की त्वचा से मोरक्को चर्म प्राप्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, मोरक्को चर्म की बात करें, यानी कि कौन से ऐसे जानवर है जिससे उसकी चमड़ी को मोरक्को चर्म यानी कि चमड़ी को प्राप्त किया जाता है, चमड़ी क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम जो बकरी हमारा होता है, जो बकरी होता है उससे हमारा क्या होता है, मोरक्को चर्म निकलता है, मोरक्को चर्म। और मुलायम होने के साथ साथ क्या होता है, ये मजबूत चमड़ा होता है। बकरी का जो चमड़ा होता है ये मुलायम होता है, यानी कि छूने में क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट होता है, लेकिन ये होता मजबूत है। देख छूने में क्या होता है, या देखने में मुलायम लगता है, लेकिन ये वास्तविक में मजबूत होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि मोरक्को चर्म जो निकाला जाता है वो बकरी से निकाला जाता है। पौधों का लाल रोग विगलन किससे प्रभावित करता है, पौधों का लाल रोग विगलन किसे प्रभावित करता है। तो देखिए दोस्तों, गन्ना में आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों, उसमें लाल लाल टाइप में कभी कभी हो जाता है, क्या होता है, लाल लाल हो जाता है, वो गन्ना को क्या करता है, नुकसान करने का, प्रभावित करने का काम करता है। तो यहाँ पे गन्ना क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस बायोगैस संयंत्र से उत्पन्न नहीं होती है। तो दोस्तों, हम पहले जान चुके कि बायोगैस जो हमारा होता है उसमें CH4 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये हमारा क्या है, मुख्य गैस के रूप में होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा सही आंसर हो जाएगा, जो कि बायोगैस से नहीं निकलता है। अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम भोजन वगैरह खाते हैं तो खाना अगर नहीं पचता है तो वो अपच हो जाता है। तो अपच भोजन को पचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड का निर्माण करते हैं, एंटा एसिड का निर्माण करते हैं, जिसे हम एमजीओ या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। तो डी नंबर का क्या होगा, यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है, किस रूप में संग्रहित किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना बनाने के बाद कुछ ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं और कुछ ऊर्जा को वो स्टोर करके रख देते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करके रख देते हैं। तो जो स्टोर ऊर्जा करके रखते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में रखते हैं, जिसे स्टार्च के रूप में भी जाना जाता है, स्टार्च के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे स्टार्च यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर का सही आंसर होगा। दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। तो दूध क्या करता है, जो बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, वो करता है। और वो जीवाणु कौन सा होता है दोस्तों, तो वो लैक्टोबेसिलस जीवाणु होता है, लैक्टोबेसिलस जीवाणु जो होता है वो दूध से दही बनाने का काम करता है। पेड़ की आयु का निर्धारण होता है इसके तने की त्रिज्या से। देखिए दोस्तों, जो पेड़ होता है, जब हम पेड़ को काटेंगे ना, तो पेड़ में इस प्रकार का वलय पाया जाता है, क्या होता है, इस प्रकार का सर्कल या तो वलय पाया जाता है। तो ये जितने वलय होगा वो उतने वर्ष की संख्या के रूप में काउंट किया जाता है, तो वो वार्षिक वलय के रूप में काउंट किया जाता है। तो वो उससे हमारा क्या होता है, पेड़ की उम्र का पता चलता है। तो इसके तने की त्रिज्या से बिल्कुल नहीं, वार्षिक वलय की संख्या से बिल्कुल सही दोस्तों। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शाखाओं की संख्या से, क्या शाखा को, कितनी शाखाओं को गिनेंगे, इसके तने की परिधि से।
पेड़ की आयु की गणना कैसे की जाती है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों, उसकी वार्षिक वलयों की संख्या को गिनकर, तो डी नंबर का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन दोस्तों रिपीट है यहाँ पे, शाखाओं की संख्या की गणना करके, पेड़ों की छल्लों की संख्या गणना करके। तो पेड़ों के छल्लों आने की दोस्तों, रिंग को छल्ला बोलते हैं। तो बी नंबर का क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है? सिरका तैयार करने के लिए किया जाता है। देखिए जो सिरका की बात करें तो वो क्या कहलाता है, विनेगर हम जिसे कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, विनेगर। तो विनेगर जो हमारा तैयार किया जाता है वो किससे तैयार किया जाता है? एसिटिक एसिड से तैयार किया जाता है। किससे? एसिटिक एसिड से तैयार किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, नींबू में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू से ही हमारा क्या होता है, विनेगर को तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, गैस की अवस्था में कितनी पड़े थे? तीन पड़े थे मुख्यतः, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन पड़े थे। लेकिन इसके अतिरिक्त हमारा दो गैस और होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। तो बॉस आइंस्टीन जो कंडेंसेट होता है वो क्या होता है, उसका घनत्व यानी कि इसका डेंसिटी भी कम होता है। इसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। साथ ही साथ इसको ये कम तापमान भी, यानी कि टेम्परेचर, डेंसिटी भी कम और टेम्परेचर भी कम पे क्या होता है, ये ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राइनोस्कोप किस अंग की जांच करने वाला चिकित्सीय अंतर है? चिकित्सीय अंतर है। तो देखिए दोस्तों, राइनोस्कोप जो हमारा होता है वो नाक की चेक करने के लिए है। किसके लिए? नाक की जांच करने के लिए किया जाता है। तो सी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में पता चली हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस नामक पक्षियों की प्रजातियों को पाया जाता है। तो दोस्तों जो हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस है वो कहाँ पाया जाता है, वो पक्षी जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो हमारा कहाँ पे दोस्तों, ये उत्तरी पूर्वी भारत में पाया जाता है। देखिए दोस्तों, हमारा भारत का मैप जो है कुछ इस प्रकार से है। भारत का मैप क्या है, कुछ इस प्रकार से है हमारा भारत का मैप। तो जो हिमालय हमारा कहाँ पे है, इधर यहाँ पे हिमालय है, इस प्रकार से यहाँ पे हिमालय है। और ये हमारा क्या होता है, ईस्ट यानी कि पूरब। और ये क्या हो गया, पश्चिम, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। नॉर्थ साउथ। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। तो उत्तर पूर्व यानी कि ये उत्तर पूर्व का मतलब क्या है, ये उत्तर पूर्व भाग मतलब ये क्षेत्र हमारा क्या कहलाएगा, नॉर्थ ईस्ट कहलाएगा, यानी कि उत्तरी पूर्व कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उत्तरी पूर्व या उत्तर पूर्व भारत कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा हिमालयन फॉरेस्ट थ्रस का जो पक्षी है पाया जाता है उत्तरी पूर्व भारत में। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो दिया गया है वो अधिक सब सारा का सारा ऑप्शन क्या है, उत्तर भारत का ही दिया गया है। देहरादून की बात करें ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड का ही पार्ट है ये देहरादून। लद्दाख की बात करें तो लद्दाख भी हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर का ही उधर जम्मू कश्मीर में है। लद्दाख अभी फिलहाल एक ऊटी है। तो उत्तर भारत, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है? तो देखिए दोस्तों, अगर नीली जीव रोग, जब किसी का जीव नीला पड़ जाता है ज्यादा, तो उसका टीका का विकसित करने के लिए मुख्यतः भेड़ और बकरियों का से पाया जाता है। किसमें? भेड़ और बकरियों में पाया जाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम अगर देखते हैं पहले लेरिंग्स का आंसर करेंगे। लेकिन लेरिंग्स हमारा क्या है दोस्तों, वहां से आवाज उत्पन्न होता है। क्या होता है? उत्पन्न होता है, ये सही है। तो इसे वॉइस बॉक्स हम कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं। तो ये सही है, लेरिंग्स हमारा सही है कि वहां से आवाज उत्पन्न होता है। लेकिन लेरिंग्स को कहा क्या जाता है वो, तो उसे एडम का सेव कहा जाता है। उसे एडम का सेव या तो एडम एप्पल कहा जाता है, एडम्स एप्पल्स कहा जाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
किशमिश जैसे सूखे फल जब पानी में डुबो दिए जाते हैं तो उसमें पानी भरकर वो फूल जाते हैं। वैज्ञानिक कारण क्या है जो इस दैनिक जीवन की घटना के बारे में समझाता है? घटना के बारे में समझाता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों? प्रासरण होता है। क्या होता है? प्रासरण होता है। प्रासरण होकर क्या, यानी कि पानी अंदर अंदर उसमें, प्रासरण का मतलब क्या है दोस्तों? पानी का इधर से उधर पार होना, पानी का इधर से उधर पास होना या तो पार होना। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए यानी अवगार स्केल क्या है? अवगार स्केल क्या है? तो अवगार स्केल हमारा क्या होता है दोस्तों? पर्वतों की ऊंचाई मापने का स्केल है? नहीं दोस्तों, पर्वतों की ऊंचाई का मापने का स्केल नहीं है। समय मापने का स्केल क्रोनोमीटर कहलाता है। क्रोनोमीटर कहलाता है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऊंचाई मापने का, पर्वतों की ऊंचाई मापने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? हम एल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं, एल्टीमीटर। और समय मापने का इस्तेमाल हम किससे करते हैं? क्रोनोमीटर से करते हैं, क्रोनोमीटर से करते हैं। और एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल, तो वो हमारा अवगार स्केल कहलाता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लंबी आयु निश्चित करने का स्केल, तो ये ऐसा कोई दोस्तों नहीं होगा यहाँ पे। तो सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पसीने वाली ग्रंथियों मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होती है? किस अंग में मौजूद होती है? तो देखिए, तो पसीना ग्रंथियां, हम हमारा पसीना कहाँ कहाँ से निकलता है? शरीर में जितने भी हमारा त्वचा है हर अंग से निकलता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 0.4% होता है, लगभग 0.4% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? हिस्सा नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मानव शरीर में जो हमारा इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल होता है, कार्बन की इस्तेमाल होता है, और फास्फोरस भी हमारा हड्डी में पाया जाता है। लेकिन दोस्तों, लेड की बात करें या सीसा की बात करें, हमारे शरीर में नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, पास्चुराइजेशन की बात करें तो पास्चुराइजेशन क्या होता है दोस्तों? दूध को ठंडा करके, यानी कि एक निश्चित टेम्परेचर पर गर्म करके उसे ठंडा करके प्लास्टिक में पैक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पास्चुराइजन पास्चुराइजेशन कहा जाता है, जिसे लुईस पास्चर ने इसका क्या किया था? आविष्कार किया था, लुईस पास्चर ने। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, तो मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, जो बॉडी मास को मापने के लिए, यानी कि मोटापे को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वो हमारा क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि BMI। BMI। तो BMI यहाँ पे दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, बी नंबर पे। क्या है? बी नंबर पे। तो बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन क्या है? ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन क्या है? ग्रीष्म निष्क्रियता मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे ग्रीष्म का मतलब क्या है? ग्रीष्म मतलब यानी कि ठंडे, जब ठंडा का मौसम आता है, ठंडा का मौसम आता है, ठंडा का मौसम आता है, तो जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होता है, यानी कि जिस जिस जानवर का खून क्या होता है? ठंड होता है। तो इसके बारे में कल भी हमने बताया था कि जो ठंडे खून के जानवर होते हैं, जैसे कि सांप हो गया, या तो फिर घोंघा हो गया, घोंघा हो गया, केंचुए हो गया, जिसे वो अर्थवर्म कहते हैं। तो ये सारे 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 के सारे जानवर क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। तो जब ठंडी का मौसम आता है तो ये इसकी इन सबके शरीर में क्या होता है? आलस आ जाता है, और ये क्या होता है? एक गहरी निद्रा में चला जाता है, ऐसे मानो। तो ये गहरी निद्रा में चला जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? पशु निद्रा कहते हैं, या तो ग्रीष्म निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा सिर्फ कोल्ड ब्लडेड एनिमल के साथ ही होता है। बाकी दोस्तों, जो हॉट ब्लडेड एनिमल होता है, जिसका तापमान हमेशा फिक्स होता है, तो वो हमारा क्या होता है? स्तनधारी। स्तनधारी, या तो पक्षी, पक्षी। और साथ ही साथ इसमें हम चमगादड़ भी ले सकते हैं, चमगादड़। तो यहाँ पे दोस्तों ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा हमारा। जियोट्रॉपिज्म क्या है? जियोट्रॉपिज्म क्या है?
तो देखिए, तो जियोट्रॉपिज्म की बात करें तो हमने ये भी इसके बारे में जाना था। जियो मतलब क्या होता है? जियो, जियो, TROPISM, जियोट्रॉपिज्म। तो एक जियोट्रॉपिज्म होता है, एक वो प्रोटोट्रॉपिज्म होता है, प्रोटोट्रॉपिज्म, प्रोटोट्रॉपिज्म। तो जियोट्रॉपिक मतलब क्या होता है दोस्तों? जो धरती के अंदर की ओर जाता है, धरती के अंदर की ओर जाता है, जैसे कि जड़ हो गया। तो जड़ को हम क्या बोलेंगे? जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। जड़ को जियोट्रॉपिज्म बोलेंगे। लेकिन तना को की बात करें तो तना को क्या बोलेंगे हम? प्रोटोट्रॉचिम, सॉरी, प्रोटोट्रॉपिज्म बोलेंगे, क्योंकि ये तना ऊपर की ओर, सूर्य की रोशनी की ओर जाता है। तो यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की प्रकृतिया प्रतिक्रिया के रूप में पौधे की वृद्धि, तो प्रतिक्रिया के रूप में दोस्तों, तो ए नंबर का ही बिल्कुल सही आंसर होगा। सूर्य की रोशनी की प्रतिक्रिया, तो ये हमारा तना होता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? प्रोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा, प्रोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। पोषक तत्वों की प्रक्रिया, तो ये हमारा दोस्तों जल की प्रतिक्रिया के बिल्कुल नहीं, तो ये ए नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेम सेल का एक प्रकार नहीं है? स्टेम सेल का प्रकार नहीं है। तो स्टेम सेल की बात करें दोस्तों, तो ये हमारा क्या है? जब बच्चे का जो रूप होता है, छोटा रूप, बच्चे का छोटा रूप, या चाहे पेड़ पौधे का रहे, चाहे मनुष्य का रहे, या किसी जानवर का रहे, तो जो प्रारंभिक स्टेज होता है बच्चे का, उसे स्टेम सेल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? स्टेम सेल कहा जाता है, स्टेम सेल कहा जाता है। तो नाभि रज्जु भी होता है, भ्रूणमूलीय भी होता है, और भ्रूण भी होता है। लेकिन मेद की बात करें तो ये नहीं होता है। क्या है? एक प्रकार नहीं है। तो डी नंबर का क्या होगा? यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं। पेंगुइन पक्षी है, पृथ्वी के सबसे गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये पहला कथन दोस्तों बिल्कुल गलत है। पेंगुइन ऐसा पक्षी है जो बर्फीले क्षेत्रों में मिलता है, बर्फीले, बर्फीले यानी कि ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो पहला कथन जो हो गया बिल्कुल गलत हो गया। पहला कथन क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। गर्म क्षेत्रों के पक्षियों के पंख नहीं होते हैं, तो ये दोस्तों गलत है। गर्म पक्षियों के क्षेत्रों में पंख क्यों नहीं होंगे? जब पक्षी है तो पंख होना अनिवार्य है। तो ये दोनों कथन क्या है हमारा? गलत हो जाएगा। दोनों क्या होगा? गलत हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सत्य है? बिल्कुल नहीं। ए और दोनों सत्य है? बिल्कुल नहीं। ए सत्य है लेकिन आर गलत है, दोनों गलत है। तो दोनों गलत, हमारा ए और आर डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमीटर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यह एक चिकित्सक उपकरण है। बिल्कुल सही दोस्तों, जो ग्लूकोमीटर हमारा है एक चिकित्सक उपकरण है। क्या है? चिकित्सक उपकरण है, जो ग्लूकोज की मात्रा को ज्ञात करने का काम करता है, कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, यानी कि डायबिटीज को भी मापने का काम करता है। इस ग्लूकोमीटर के थ्रू से दोस्तों, एक जो जिसे डायबिटीज रोग होता है, वो आराम से घर में ही अपनी ब्लड प्रेशर को या शुगर को माप सकता है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है? तो रक्तहीन का मतलब क्या है दोस्तों? उसमें जैसे कि अगर किसी को सर्जरी या तो ऑपरेशन वगैरह किया जाता है, तो उसकी ऑपरेशन करने का क्या तरीका है? उसे काट पीट करने का जरूरत पड़ता है। ऑपरेशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसे काट पीट करने का जरूरत पड़ता है। तो काट पीट करने से क्या होता है? खून तो निकलेगा, यानी कि रक्तहीन सर्जरी की बात किया है, तो काट पीट करेगा तो जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे खून निकलेगा ही। लेकिन दोस्तों लेजर के थ्रू से जब हम ऑपरेशन करेंगे, तो उसमें क्या होता है? खून वगैरह नहीं निकलता है। क्या होता है? खून वगैरह नहीं निकलता है, जिसे हम रक्तहीन सर्जरी कह सकते हैं। तो ए नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? का नाम क्या है? तो देखिए दोस्तों, अगर हम भारत के मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली को क्या कहते हैं? यानी कि किसी जानवर का जो अगर बीमारी वगैरह है, तो उसका पूर्व अनुमान, आभास हो जाना, तो वो हमारा क्या आता है? बायो सेफ्टी लेबोरेटरी है। क्या है? बायो सेफ्टी लेबोरेटरी। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? यानी कि दोस्तों, जो चेहरे का चेंज करना, ट्रांसप्लांट करना, चेहरे का ट्रांसप्लांट करवाना सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो वो स्पेन में किया गया था।
कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। की बात करें दोस्तों तो वो रोगी जिसके चेहरे का किया गया था तो वो कौन था? जेरोम हेमन था। जेरोम हेमन था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रासर्गीय पौधे या पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है? पैरासिटिक प्लांट का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों, पैरासिटिक का मतलब क्या है? जिस पौधे पे हम रहेंगे उसी पौधे पर रहेंगे और भोजन भी अपना हम वहीं से लेंगे। क्या करेंगे? वहीं से प्राप्त करेंगे। तो वो हमारा क्या होता है? पिक्चर पौधा होता है। क्या होता है? पिक्चर पौधा होता है, जिसे हम घटकर्णी पौधा भी कहते हैं। घटकर्णी। ये पिक्चर की बात करें दोस्तों तो ये इंग्लिश टर्म है। ये क्या है? इंग्लिश टर्म है, तो उसका हिंदी क्या होता है? घटकर्णी होता है। अंग्रेजी आईवी क्या है? अंग्रेजी आईवी क्या है? तो अंग्रेजी आईवी की बात करें दोस्तों, एक प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है, नहीं एक बैंगनी रंग का फूल है, नहीं यूएसए में एक क्या है? आम जहरीला पौधा है। यानी कि जो नॉर्मल तरीके से जहरीला पौधा होता है वो क्या है? अंग्रेजी आई वी है। आई वी। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरसोम है? किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबर्स ट्यूबरोसम है? ट्यूबरोसम है। तो दोस्तों इसके बारे में हम क्या जानते हैं? जो आलू होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं? आलू को सोलेनम कहते हैं। और आलू की बात करें दोस्तों तो आलू में सोलेनम पाया जाता है। तो यहाँ से हम याद रख सकते हैं कि आलू सोलेनम ट्यूबरोसम जो है क्या है? आलू का साइंटिफिक नेम है। इनमें से कौन सा प्राणी जल में इनमें से कौन सा प्राणी जल में आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है? आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है। तो जल की बात करें दोस्तों तो जो फाइटोप्लैंक्टन है, फाइटोप्लैंक्टन है, वो क्या करता है? आणविक ऑक्सीजन छोड़ता है जल में। नीचे दिए गए कथनों में कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको नीचे दिए गए कथनों को सही मानकर चलना है, चाहे वह सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है, और फिर यह निर्णय करना है कि दिया गया कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करते हैं। कैक्टस के पौधे की पत्तियां मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। तो देखिए दोस्तों, कैक्टस की जो पत्तियां होती है वो मोटी होती है और इसे कम पानी की आवश्यकता होती है। पत्तियां तो मोटी होती है दोस्तों, लेकिन पानी की आवश्यकता कम नहीं। पानी तो हर किसी को समान रूप से आवश्यकता पड़ेगा। पानी तो हर किसी को जरूरत के अनुसार ही ना चाहिए। तो कि यहाँ पे इसे हमें क्या करना है? सही मानना है। हालांकि ये सही नहीं लेकिन फिर भी सही मानना है। तो मोटी, अब यहाँ पे निष्कर्ष निकालना है। यानी कि दोस्तों ये तो रीजनिंग का सवाल हो गया। ये क्या हो गया? रीजनिंग का हो गया। मोटी पत्तियों वाले सभी पौधों को कम पानी की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया? कैक्टस के बारे में बोला गया है। तो यहाँ पे जिसकी जिसकी मोटी पत्तियां होगा तो उसकी बात नहीं किया गया। यहाँ पे सिर्फ कैक्टस के बारे में बोला गया है। और यहाँ पे सारी पत्तियों की बात कर रहा है, तो ये पहला कथन तो हमारा गलत हो जाएगा, निष्कर्ष गलत हो जाएगा। कैक्टस को उन स्थानों पर उगाया जा सकता है जहाँ पानी कम है। तो ये कथन दोस्तों बिल्कुल सही हो सकता है। जैसे कि अगर हम रेगिस्तान वगैरह की बात करें तो वहाँ पे, जैसे कि डेजर्ट है वो बालू ही बालू है, तो वहाँ पे धूप अधिक पड़ता है, तो पानी का जो वाष्पोत्सर्जन होता है वहाँ पे ज़्यादा अधिक होता है। तो जिसकी वजह से वहाँ पे पानी की मात्रा कम होता है। और पानी की कम मात्रा है तो वहाँ पे जो पानी जो कम कंज्यूम करता है वैसे पौधों को वहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ये 2 नंबर का कथन सही है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक मोटी जेल की तरह घोल बनाने की इसकी क्षमता के कारण डैश का उपयोग जेली, जैम और मुरब्बे की बनाने के लिए वाणिज्य रूप में किया जाता है। वाणिज्य रूप में किया जाता है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? पैक्टिन होता है। क्या होता है? पैक्टिन होता है, जिसे मुरब्बे बनाने का के काम में आता है, कॉमर्शियल यूज के लिए। उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं कृत्रिम माध्यम में रखी जाती है, जहां वे कोशिकाएं के छोटी समूह बनाने के लिए तेजी से विभाजित होते हैं। तेजी से विभाजित होते हैं, डैश कहलाते हैं। डैश कहलाते हैं। तो वो हमारा क्या कहलाते हैं दोस्तों? केलस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केलस कहलाते हैं। तो डी नंबर का यहाँ से आंसर हो जाएगा। लिखित में से कौन सहजीवी संबंध दिखाता है? तो सहजीवी संबंध की बात करें दोस्तों तो वो हमारा कौन दिखाता है? लाइकन दिखाता है। जो लाइकन थेलोफाइटा ग्रुप का एक थेलोफाइटा पौधा से हमारा संबंधित है दोस्तों। तो लाइकन हमारा क्या दर्शाता है? सहजीवी संबंध को दिखाता है। पादपों में अस्थायी बनावट, आकार और प्रकार प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। प्रक्रिया को कहा जाता है। पादपों में अस्थायी बनावट,
अस्थाई बनावट का मतलब दोस्तों परमानेंट बनावट के लिए आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर अस्थाई की बात करें तो वो क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा। डैश फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं देती है। संकेत नहीं देती है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पेंटूनियम की बात करें तो ये भी पेंटूनिया या तो हाइड्रेंजिया की बात करें या जिरनिया की बात करें, ये अम्ल क्षार का क्या होता है? सूचक के रूप में कार्य करता है। सूचक के रूप में कार्य करता है। लेकिन चमेली जो होता है वो अम्ल और क्षार का सूचक नहीं होता है। तो डी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। पित्ताशय में पथरी और ट्यूमर आदि असामान्य कमियों का पता लगाने में सोनोग्राफी बहुत उपयोगी है। इस तकनीक में डैश का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया था यानी कि दोस्तों, जब किसी को पित्ताशय पथरी हो जाता है या ट्यूमर हो जाता है तो उसको किस विधि से पता लगाया जाता है? तो उसे ध्वनि तरंग से पता लगाया जाता है। उसे ध्वनि तरंग से पता लगाया जाता है। डैश द्वारा मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमि का अध्ययन किया जाता है। तो भूमि का अध्ययन के लिए दोस्तों किसने दिया था? वो जो भूमि का अध्ययन किया जाता है मिट्टी के, तो वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किया था। यानी कि चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डैश अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। ऊतक की मदद करता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोशिकाएं हमारा क्या कहलाता है या ऐसे ऊतक क्या कहलाते हैं? उसे एरियोलर ऊतक कहते हैं। जैसे कि दोस्तों, ये हम दोस्तों पहले बता चुके थे कि जो हमारा ऊपर जो होता है उसके नीचे हमारा क्या पाया जाता है? गैप होता है। हड्डी और ऊपर जो चमड़ी होता है उसके बीच में जो गैप पाया जाता है उसे एरियोलर का ऊतक कहा जाता है। उसे एरियोलर ऊतक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम पेनिसिलियम के समान जाति में शामिल किए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम की बात करें तो ये प्रोटोजोआ होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटोजोआ होते हैं। जबकि पेनिसिलियम प्रोटोजोआ नहीं, एक पौधा है। क्या है? पौधा है। तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। ये क्या हमारा उत्तर नहीं हो सकता है? लाइकेन एक संयुक्त जीव है जो कि शैवाल और प्रोटोजोआ जीव के मेल खाता है। बिल्कुल गलत दोस्तों। लाइकेन हमारा थेलोफाइटा ग्रुप का होता है और ये प्रोटोजोआ जीव से सजीवी नहीं है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। डबल रोटी और बियर को बनाने में प्रयुक्त ईस्ट एक फंगस है। बिल्कुल सही दोस्तों। ईस्ट कवक का इस्तेमाल किया जाता है डबल रोटी या तो बियर बनाने के लिए। तो सी नंबर का क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सही विकल्प का चयन करें। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। बिल्कुल सही। अजीर्ण के दौरान पेट अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पादित करता है और इसके कारण दर्द और जलन होता है। अजीर्ण दोस्तों यानी कि खाली पेट के टाइम की बात कर रहा है। तो ये भी सही है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए लोग क्षारों का उपयोग करते हैं जिन्हें प्रति अम्ल या तो एंटी एसिड कहते हैं। ये भी सही है। प्रति अम्ल के रूप में प्रायः मैग्नीशियम का दूध यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम एमजीओ कहते हैं दोस्तों। एमजीओ को क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक हल्के क्षार प्रयोग करते हैं। ये भी सही है। यानी कि दोस्तों चारों जो कथन यहाँ पे है वो सही है। तो यहाँ पे चारों कौन सा ऑप्शन में है? बी नंबर का ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पराग ट्यूब का विकास भूमि अनुकूलन में डैश का एक महत्वपूर्ण चरण है। महत्वपूर्ण चरण है। तो वो हमारा क्या होता है दोस्तों? स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्मेटोफाइट्स जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। गन्ना सामान्यतः डैश से उगाया जाता है। तो वो हमारा गन्ना हमारा किससे दोस्तों? जो तना होता है, तना को अगर हम काट के बो देते हैं तो उससे हमारा उगता है। निम्नलिखित का मिलान करें। देखिए दोस्तों, उपास्थि हम किसको कहते हैं? उपास्थि की बात करें जो हमारा कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज ये हड्डियों का क्या है दोस्तों? जो जोड़ होता है। तो दूसरा का हमारा क्या हो गया? डी हो गया। जिसके जिसके बारे में हम जानते हैं दोस्तों उसी सबसे पहले लेंगे। उसे क्या करेंगे? सबसे पहले लेंगे। यानी कि दूसरा का डी। तो दूसरा का डी यहाँ पे किस में है दोस्तों? दूसरा का डी हमारा ए और बी यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? कैंसिल हो गया।
ऑप्शन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं पहला का बी, पहला का बी, तो जाहिर सी बात है पहला का क्या होगा, बी होगा। पहला का क्या होगा, बी होगा। यानी कि जो त्वचा होता है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, तो ये हमारा क्या होगा, पहला का बी हो जाएगा। फिर कंकालीय मांसपेशीय, कंकालीय मांसपेशीय, तो तीसरा का यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो सकता है, कंकालीय मांसपेशीय। कंकालीय मांसपेशी यानी कि कंकालीय मांसपेशी जो हमारा होगा दोस्तों वो स्ट्रेइटेड मांसपेशियां होगा, स्ट्रेइटेड मांसपेशियां होगा। तो तीसरा का क्या हो गया यहाँ पे, सी हो जाएगा। तीसरा का क्या होगा, सी हो जाएगा। अब यहाँ पे अंतिम कौन बच गया, चार, चार का तो एक ही ए हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला का बी, दूसरा का डी, पहला का बी, दूसरा का डी, तीसरा का सी। तीसरा का सी किसमें हमारा, सी नंबर का ऑप्शन। साइटोन को क्या कहा जाता है, साइटोन को क्या कहा जाता है, तो साइटोन को दोस्तों पेरिकेरियन कोशिका कहते हैं। साइटोन को पेरिकेरियन कोशिका कहते हैं। डैश हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ संश्लेषित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो वो हमारा क्या करता है दोस्तों, शर्करा यानी कि ग्लूकोज का उत्पन्न करता है। क्या करता है, ग्लूकोज को उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का एक प्राकृतिक स्रोत है। ऑक्जेलिक एसिड की बात करें दोस्तों तो टमाटर में हमारा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। चींटी में हमारा मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, मिथेनोइक अम्ल। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और इमली में दोस्तों टार्टरिक एसिड पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों को एक गुण नहीं है, एक गुण नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जब हमने देखा था जो द्विबीजपत्री होते हैं उसका बीज, उसका जड़ जो होता है वो इस प्रकार से होता है, उसका जड़ इस प्रकार से होता है। यानी कि एक मूल मूल रूट होता है, वो क्या होता है, मूल रूट उसको कहते हैं। यानी कि मुख्य जड़ जो होता है उसमें मुख्य जड़ होता है और उसमें इस प्रकार से रेशा निकला होता है द्विबीजपत्री में। जैसे कि आम का पौधा दोस्तों, आम का पौधा आप लोगों ने देखा होगा, तो उसका जड़ इस प्रकार से होता है और वो क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है, द्विबीजपत्री होता है। तो द्विबीजपत्री होगा यहाँ पे, ये भी सही है। मुख्य जड़ होगा तो मुख्य जड़ भी होगा। और इसकी पत्तियों की जो होगा दोस्तों, तो आपने देखा होगा जो पत्तियां होगा इस प्रकार से पत्तियां होता है। और पत्तियां में क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है पत्तियां, यानी कि धारीदार पत्तियां होता है। जो जालीदार पत्तियां इस प्रकार के सिराएं होती है, आपने ये दोस्तों देखा होगा। तो ये भी हमारा क्या है, द्विबीजपत्री के लिए सही है। लेकिन रेशेदार जड़ की बात करें दोस्तों, तो इसमें अन्न की जड़ यहीं से बहुत सारी शाखाएं निकल जाता है। और ये क्या होता है, इस तरह पौधा होता है और यहाँ से बहुत सारी शाखाएं निकल जाता है, वो रेशेदार होता है। तो द्विबीजपत्री जो होता है हमारा रेशेदार नहीं होता है, बल्कि ये एक बीजपत्री के लिए होता है। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है, तो तंबाकू में दोस्तों निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। तो सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। सूखे या शारीरिक रूप से सूखे आवास में जीने के लिए अनुकूलित पौधे को क्या कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जहाँ पे सूखे शारीरिक रूप में सूखे आवास में, यानी कि वहां पे पानी या ऑक्सीजन की कमी हो, उसे क्या कहते हैं, जीरोफाइटा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरोफाइटा कहते हैं। हाइड्रोफाइटा का मतलब दोस्तों जो जलीय जीव होता है, जलीय जीव होता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। संवेदन का महत्व, संवेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, स्वेदन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो स्वेदन का मतलब क्या दोस्तों, स्वेदन माने कि जो हमारा शरीर से जो पसीना निकलता है, जैसे कि स्वेदन मतलब क्या, हमारा शरीर से पसीना निकलना। तो शरीर से जब हमारा पसीना निकलता है, तो पसीना निकलने के बाद क्या करता है, हमें ठंडक महसूस होता है। और जरा सा हवा चलता है तो हमें ठंडक महसूस होता है। क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। तो उसका मुख्य काम क्या है, तापमान को नियंत्रित करना, तापमान को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे ए नंबर का ही क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सामान्य मानव का कौन सा हिस्सा प्रति माह लगभग आधा इंच की दर से बढ़ता है। आधा इंच की दर से दोस्तों, तो छोटी आंत बढ़ नहीं सकता, बड़ी आंत बढ़ नहीं सकता। और नाखून की बात करें दोस्तों, तो ये नाखून आधा इंच का मतलब आधा इंच नहीं बढ़ सकता है, लेकिन बाल अवश्य बढ़ता है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विषाणु की विशेषता है, कौन सी विषाणु की विशेषता है। तो विषाणु
विषाणु की बात करें दोस्तों, तो विषाणु केवल मेजबान पर ही बहुगुणित होते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, मेजबान यानी कि दोस्तों विषाणु का काम क्या है, जिस पर ये विषाणु जिस पर जाता है या जिस जीव पर, जिस व्यक्ति पर, जहीं पे जाता है ये विषाणु, वहीं पे क्या करता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है। क्या करता है, जनसंख्या को बढ़ाना शुरू कर देता है और उसको क्या करता है, ज्यादा और ज्यादा बीमार कर देता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है। तो कीटभक्षी पौधा की बात करें दोस्तों, तो हमने पहले क्या देखा था, हमने कि जो हमारा प्रोथैलमस, सॉरी इसमें क्या है, जो प्रोथैलस है वो क्या है, कीटभक्षी पौधा नहीं है। बाकी वीनस वीनस फ्लाई ट्रैप, या तो पटकरनी जिसे हम पिंचर पौधा भी कहते हैं, या तो घंटर सॉरी घटकरनी कहते हैं, पिंचर पौधा या संड्यूल, ये तीनों, ये क्या तीनों हमारा क्या है, कीटभक्षी पौधा है। लेकिन ये जो है प्रोथैलमस, वो कीटभक्षी पौधा नहीं है। शैवाल को नियंत्रित करने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है, किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है, मोनोसेकेराइड शर्करा नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा माल्टोज जो है वो क्या है, मोनोसेकेराइड नहीं बल्कि ये डाइसेकेराइड है। क्या है, डाइसेकेराइड है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी या गुरुत्वाकर्षण की खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों में क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं, तो उसे गुरुत्वानुकर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरुत्वानुकर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लाल पांडा डैश की पत्तियां खाता है, डैश की पत्तियां खाता है। यानी कि दोस्तों जो लाल पांडा जीव होता है वो किसकी पत्तियां खाता है, वो बांस की पत्तियां अधिकतर खाता है। किसकी, बांस की पत्तियां अधिकतर खाता है। देश में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा, देखिए दोस्तों, जो हमारा अगर कोई माँ बच्चा पैदा करती है या देती है, तो उसमें कौन सा अंग में बच्चा पलता है, गर्भाशय में। तो गर्भाशय ही हमारा वो फैलता है और सिकुड़ता है। अगर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा तो गर्भाशय वैसे वैसे क्या होगा, फैलता जाता है। केविलियर स्मिथ ने जीवों को डैश जगत में वर्गीकृत किया था। तो केविलियर स्मिथ की बात करें दोस्तों, केविलियर स्मिथ, तो केविलियर स्मिथ की बात करें दोस्तों, तो वो 6 जगत में बांटा था। कितने जगत में, 6 जगत में बांटा था। और 5 किंगडम, 5 जगत में किसने बांटा था दोस्तों, आर एच विटेकर ने बांटा था। और 3 जगत में बांटने वाला कौन था, अर्नेस्ट हेकल था। और 2 जगत में बांटने वाला कौन था, हमारा कार्ल लिनियस था। कौन था, कार्ल लिनियस था। इनमें से कौन सा जानवर आमतौर पर ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है, ठंडे क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ठंडी क्षेत्रों में हमारा जो दोस्तों ध्रुवीय भालू होता है, जो ध्रुव पे पाया जाता है। या तो वो ध्रुवीय भालू का मतलब क्या दोस्तों, या तो वो उत्तरी ध्रुव में पाया जाएगा या तो दक्षिणी ध्रुव में पाया जाएगा। तो वो हमारा क्या कहलाता है, उत्तरी ध्रुवीय भालू कहलाता है। आई होप दोस्तों, सॉरी, तो यहाँ पे दोस्तों बायोलॉजी से हमारे जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। और साइंस टॉपिक यहाँ पे हमारा दोस्तों कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अब पीछे अगले क्लास से हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें कंप्यूटर का क्लास करना चाहिए, या तो फिर जो बेसिक बेसिक जो होता है दोस्तों, जो अधिकतर रेलवे जो आजकल पूछता है, एनसीईआरटी का बुक दोस्तों, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का जो 8th क्लास का, 8 हो चाहे 9th हो चाहे 10th का जो क्वेश्चन दोस्तों यहीं से अधिकतर पूछा जाता है। जैसे कि पिछली बार दोस्तों ग्रुप डी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे के सारे 8th क्लास और 9th क्लास और 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक से उठा के डाल दिया था। तो अगर आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या हमें कंप्यूटर पढ़ाना चाहिए या तो फिर 8th क्लास या 10th का एनसीईआरटी बुक को क्वेश्चन देखना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।